नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यूपी आरवीएनएल TG2 का क्वेश्चन पेपर है और ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। ये 21 दिसंबर 2022 का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे के पहले के मैंने इसका सेकंड शिफ्ट का और 22 दिसंबर 2022 के फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्यूशन किए हुए हैं और अपने चैनल इस पे अपलोड किया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कंप्लीट इसको वॉच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पुनः फिर 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। आप कंप्लीट एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं प्यारे साथियों कि पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पहले नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेसिक डीऑर्सनल गैल्वेनोमीटर को यंत्र के एक समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रतिरोध को डॉट डॉट कहा जाता है। तो देखिए, कोई अमीटर लगा है, इस अमीटर के पैरेलल में एक कम मान का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है पैरेलल में, तो उसे हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिससे इस एमीटर का रेंज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस रेजिस्टेंस का मान कितना होता है तो कम होता है और इसे हम बोलते क्या है तो शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। फिर ये किस वायर का बनता है तो इसमें दो वायर को प्रीफर किया जाता है। पहला जो प्रीफर किया जाएगा वो यूरेका होगा और दूसरा जो प्रीफर किया जाएगा वो मैग्नीन होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, शंट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मटेरियल भी पूछा जाता है प्यारे साथियों, आप सब याद भी रखेंगे मटेरियल भी। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि बीजेटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बीजेटी के कंडीशंस में आप जब जाएंगे तो बीजेटी में टर्मिनल में एमीटर, बेस और कलेक्टर हो जाएगा। इसमें जंक्शन की बात की जाएगी तो ये J1 जंक्शन हो जाएगा और ये J2 जंक्शन हो जाएगा, यानी दो जंक्शन बनते हैं। इसके बाद इसमें लेयर की बात किया जाएगा तो लेयर देखिए 1 2 3 3 लेयर बनेगी। टर्मिनल की बात किया जाएगा तो टर्मिनल 3 होंगे, एमीटर, बेस और कलेक्टर हो जाएगा। इसके बाद इस की एरिया के हिसाब से जाना जाए कि किसकी एरिया क्या होगी तो देखिएगा, सबसे बड़ी एरिया जो होती है कलेक्टर की होती है और इससे थोड़ी सी कम एमीटर की होती है और सबसे कम बेस की होती है। ये रीजन्स में होते हैं। इसके बाद डोपिंग के हिसाब से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर की होती है, इससे थोड़ी सी कम कलेक्टर की होती है और सबसे कम बेस की डोपिंग होती है। इसके बाद इसमें इसका ऑपरेशन किया जाता है तो इसके ऑपरेटेड मोड होते हैं। तो J1 और J2 दो जंक्शन होते हैं, इसी में इसका ऑपरेशन किया जाता है, इसको फॉरवर्ड रिवर्स कर करके। तो इसको मैं बताता हूँ एक बार, इसको चार इसमें कंडीशंस बनते हैं, इस चारों कंडीशंस को आप सब जरूर याद रखेंगे। J1 J2 इसको पहले हटा देते हैं। इससे में आप सिर्फ याद रखिएगा कि बीजेटी है तो इसका फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा और इसमें दो पीएन जंक्शन बनेंगे। अब दो पीएन जंक्शन बनेंगे तो इसमें देखिए पहला कंडीशंस ये होगा कि अगर J1 फॉरवर्ड में बनता है और J2 रिवर्स में बनता है तो ये कैसे काम करेगा तो यह एक्टिव मोड की तरह काम करेगा, मतलब एक्टिव मोड सक्रिय क्षेत्र में काम करेगा और इसका यूज कहाँ किया जाएगा तो एम्पलीफायर में किया जाएगा। दूसरा कंडीशन कि अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि J1 को अगर हम पहले तो फॉरवर्ड किए थे, अब इसको रिवर्स कर देते हैं और J2 को
J2 को, जैसे यहाँ पे J2 हम लिखे हैं, इसको रिवर्स किए हैं, अब J1 को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, तो ये कैसा वर्क करेगा, तो यह इन्वर्टेड मोड में वर्क करेगा और यह निम्न एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। तीसरा कंडीशंस होगा कि J1 को यदि हम फॉरवर्ड में और J2 को भी यदि हम फॉरवर्ड में कर देते हैं तो यह कैसे वर्क करेगा, तो यह सैचुरेशन मोड में वर्क करेगा और एक क्लोज स्विच की भांति वर्क करेगा। चौथा कंडीशन में ये होगा कि यदि J1 को भी हम रिवर्स कर देते हैं और J2 को भी रिवर्स कर देते हैं तो यह कैसे वर्क करेगा, तो यह कट ऑफ मोड में वर्क करेगा और यह ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। ये सब कंडीशंस बीजेटी के थे। अब इसमें पूछा है कि सही स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ आइए, कलेक्टर रीजन का क्षेत्र उत्सर्जक क्षेत्र से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तो बात सही है। दूसरा जो कह रहा है कि कलेक्टर रीजन में मादक स्तर उत्सर्जक मादक की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, यही स्टेटमेंट उल्टा है। एमीटर में मादक डोपिंग ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत कलेक्टर के, तो गलत स्टेटमेंट कहा है, तो यहाँ पे बी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़रूर याद रखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जो होता है, इसी ब्रीदर में सिलिका जेल डाली जाती है। सिलिका जेल डालने से जब ट्रांसफार्मर पर लोड घटता है तो वह सांस लेता है, वह उस कंडीशंस में वायुमंडल से एयर को खींचता है, तो उसमें एयर में नमी रहती है, उसी नमी को ड्राई करने के लिए इसी ब्रीदर में हम सिलिका जेल को डाल देते हैं ताकि उसके मेन टैंक में नमी न जाए, जिससे इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खराब हो सके। तो नमी के प्रवेश को अवशोषित करता है, मतलब उस एयर में नमी को वो अवशोषित करेगा। ब्रीदर में जो रखा गया मटेरियल है सिलिका जेल, वही। ऑप्शन बी कह रहा है कि वायु से नमी के अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिलक्षण विशेषता मॉसफेट के संबंध में सत्य नहीं है, मॉसफेट से संबंधित नहीं है। मॉसफेट का मतलब है, फुल फॉर्म इसका जानेंगे आप, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये एक कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है और इसमें टर्मिनल की बात किया जाए तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है ड्रोन, एक होता है सोर्स और एक हो जाता है गेट। इसमें SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है जिससे इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, लेकिन यह फास्ट स्विचिंग जहां भी आवश्यकता होती है वहां पे इसको प्रीफर किया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से जब समझेंगे, हमने कहा कि यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऑप्शन डी कह रहा है कि मॉसफेट जो है धारा नियंत्रित डिवाइस है, यही गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही स्टेटमेंट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सीय प्राथमिक उपचार में DRAB क्या दर्शाता है। एक आप पढ़े होंगे पहले ABC, इसका क्या करते थे, ये कैसा इंडिकेट करता था, तो ये होता था एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अब इसी में अब नया अपडेट करके कर दिया, ये तो है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये भी है। अब नया क्वेश्चन बना दिया इस पे कि DRAB का मतलब क्या है। तो इसमें समझिएगा कि D जो है ये डेंजर है, खतरा है, और R जो है रिस्पॉन्स है, और A जो है एयरवे है इसके वाला, और B जो है इसी के वाला ब्रीदिंग है। मतलब डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग हो जाएगा। और यही चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो है 6 नंबर क्वेश्चन कि डीसी मशीन के आर्मेचर में लेमिनेशन क्यों किया जाता है। लेमिनेशन का मतलब है पतली पतली पत्तियां क्यों लगाई जाती हैं। तो पतली पतली पत्तियां लगाने के वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है, जिससे उस मशीन के अंदर एडी करंट लॉस मिनिमम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एडी करंट हानि कम करने के लिए हम पत्तियों को पतले पतले स्लॉट के रूप में स्थापित कर देते हैं, जिससे पतला करने से इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में एक हिस्टेरिसिस हानि भी होती है। ऑप्शन सी में देखेंगे कि हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए हिस्टेरिसिस लॉस मटेरियल वाले कम हिस्टेरिसिस लॉस रखने वाले मटेरियल का चुनाव किया जाता है। तो उसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आपको क्लियर नजर आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें दिया है कि यदि बायस क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य बिंदु के निकट के रूप में सेट किया गया है तो यह डॉट डॉट है। इसमें 4 कंडीशंस आते हैं। आप सब जानते हैं क्लासिफिकेशन यदि एम्पलीफायर का किया जाता है तो ए प्रकार का एम्पलीफायर होता है, बी प्रकार का, ए बी और सी प्रकार का एम्पलीफायर होता है। इसी में हम क्यू पॉइंट को भी सेट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप सब देखने का प्रयास करेंगे। ये जो लाइन है यही लोड लाइन है। इसको आप कह दीजिए एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, तो इसको हम कहते हैं लोड लाइन। तो ए एम्पलीफायर में ए टाइप का एम्पलीफायर होगा तो इसके लोड लाइन के मध्य में क्यू पॉइंट होता है। ये जो किसका है, ए टाइप एम्पलीफायर का है। तो ध्यान से समझिएगा कि लोड लाइन के मध्य में क्यू पॉइंट यदि स्थापित है तो वह किस प्रकार का एम्पलीफायर है, तो ए प्रकार का एम्पलीफायर है। दूसरा कंडीशन, इस पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। यदि क्यू पॉइंट कट ऑफ पॉइंट पर है, इस पर है, तो यह कौन सा एम्पलीफायर होगा, तो यह एम्पलीफायर बी टाइप का होता है। इसके बाद तीसरा कंडीशन कि लोड लाइन के नीचे और कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कुछ यहाँ होगा क्यू पॉइंट, तो यह कौन सा एम्पलीफायर होगा, तो यह ए बी एम्पलीफायर होता है। और चौथा कंडीशन कि यदि क्यू पॉइंट लोड लाइन के नीचे, अब नीचे ये निगेटिव रीजन होता है, यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट होता है तो फिर ये कौन सा एम्पलीफायर होगा, तो ये सी टाइप का एम्पलीफायर होगा। चारों कंडीशंस हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ लोड लाइन के मध्य पूछा था तो ये मध्य है, तो देखिए यहाँ क्यू पॉइंट है, तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, ए टाइप एम्पलीफायर है। और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कोई असंतृप्त डीसी मशीन की परिणति किस प्रभाव में होगी। मतलब कि कौन सा ऐसा आर्मेचर रिएक्शन है जिस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्टिव नहीं होता है। तो देखिए डीसी मशीनों में आपको 2 प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक जो होता है वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होगा कि केवल जो स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होगा उसमें जो फ्लक्स होंगे उसमें डिस्टॉर्शन पैदा होगा फ्लक्स में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में। दूसरा कंडीशंस इसमें होगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, न कम होगा। और तीसरा इसमें कंडीशंस होगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से वोल्टेज पर भी कोई, टर्मिनल वोल्टेज पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है तो फिर इसमें 2 कंडीशंस होंगी कि जो उसके एयर गैप में फ्लक्स था उसमें कमी आने लगेगी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में। और दूसरा कंडीशंस ये होगा कि जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में कम होने लगता है। तो किसमें इफेक्टिव नहीं होता है,
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में दोनों इफेक्ट आए होंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एक यंत्र में जब सूचक पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है स्मूथ डैम्पिंग, जिसे हम क्रिटिकल डैम्पिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर डैम्पिंग टाइम के अंदर अंदर अगर डैम्पिंग पूर्ण हो जाती है तो इसे हम स्मूथ डैम्पिंग कहते हैं या क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, और इसका मान 2 मिली सेकेंड होता है। अगर डैम्पिंग 2 मिली सेकेंड के पर, मतलब 2 सेकेंड के मिली सेकेंड है के अंदर होता है तो यह स्मूथ डैम्पिंग होगी। अगर 2 मिली सेकेंड से अधिक समय लेता है तो वह ओवर डैम्पिंग होगा, और 2 मिली सेकेंड से कम समय लेता है तो वह अंडर डैम्पिंग होगा। अब यही चीज पूछा है कि धीरे धीरे जाता है तो वह कौन सा डैम्पिंग होगा, तो वह ओवर डैम्पिंग होता है, और यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओवर डैम्पिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्रिटिकल टाइमिंग जो होता है वो 2 मिली सेकेंड होता है। इसको भी आप सब जरूर याद रखेंगे। अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत इस्त्री किस सिद्धांत पे काम करती है। इलेक्ट्रिक आयरन जो है प्रेस है वह हमें हीट देता है, यानी इफेक्ट कैसा हुआ, तो हीटिंग इफेक्ट हुआ, उसे हम हिंदी में उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चुंबकीय प्रभाव कहाँ पे वर्क करेगा, तो जितने भी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, हमारे सीलिंग फैन, यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को स्व विनिमय मोटर बनाता है। तो स्व विनिमय जो मोटर बनाता है वो बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। स्टार्टिंग में यह बैक ईएमएफ का मान जो होता है 0 होता है, इसीलिए मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है। अब वो हाई करंट को सीमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि वाइंडिंग न जले, उसके लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और डीसी मशीनों में 3 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है, और 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट और कंपाउंड मोटरों में किया जाता है। तो स्व विनिमय मोटर के अंदर जो बनता है वह बैक ईएमएफ होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम डॉट डॉट निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, देखिए सीधे धारावाही कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के नियम मिलते हैं। एक तो होता है राइट हैंड रूल, और इसी का दूसरा नाम जो होता है इसे हम ग्रिप रूल भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम इसको मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम ही कहते हैं। अब इसमें क्या है कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम में एक पेच होगा। अब इस पेच को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तो पेज के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के डायरेक्शन को चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, दिशा बताएगा, और जब वह स्क्रू खुलता है तो ऊपर की तरफ, और जब कसेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यह ऊपर नीचे का डायरेक्शन करंट की दिशा को बताएगा। उसी तरीके से राइट हैंड रूल या इसी का दूसरा नाम ग्रिप रूल है। ये क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं तो इसमें जो अंगुलियां आती हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और इसमें जो अंगूठा होगा वह किसे बताएगा,
वह करंट के डायरेक्शन को बताएगा। तो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे इन दोनों में से कोई एक मान ज्ञात हो। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो वहां पे करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लगाते हैं। अब यही चीज देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो, पता हो, तो वहां पे विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लगाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर की डॉट डॉट की स्थिति में प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। अब इसमें एक तो होगा पीटीसी, एक होगा एनटीसी और एक होगा जेडटीसी। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वह मटेरियल, अब इसमें सभी कंडक्टिव मटेरियल आ जाएंगे, वह कंडक्टिव मटेरियल जिसमें अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फिर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, चालकता घटती है, तो वो पीटीसी के अंतर्गत आएगा और इसे हम सेंसिटर भी बोलते हैं। अब इसमें जितने भी हमारे कंडक्टिव मटेरियल हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, चांदी है, जिंक है, ये सब के सब पीटीसी के अंतर्गत आएंगे। सोना, गोल्ड भी आएगा इसमें, सोना। पीटीसी है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो घटेगा और चालकता जो होगी वो बढ़ेगी, तो यह एनटीसी होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसमें क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम थर्मिस्टर होता है। इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आएंगे, तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, साथ ही साथ जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, सब एनटीसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जेडटीसी, जेडटीसी का मतलब है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या है कि इसके अंदर वे मटेरियल आएंगे जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव न पड़े, जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत हों, वे सब जेडटीसी के अंतर्गत आएंगे। और इसमें दो आते हैं, एक आता है यूरेका और दूसरा जो होता है मैग्नीन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो बैटरी में जो हम लिक्विड डालते हैं ना, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और वह एनटीसी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जब हीटअप होता है तो उसकी चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा एनटीसी के अंतर्गत आएगा, तापमान गुणांक ऋणात्मक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा आप सबको कि ये डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये है किसका। तो ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेन टर्मिनल 1 लिखा है और ऊपर में मेन टर्मिनल 2 लिखा है। तो वैसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस होती है जिसके अंदर दो टर्मिनल हों, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 हो, तो यह डायक होता है। अब याद रखिएगा कि डायक में दो टर्मिनल होंगे, वह किस किस रूप में होंगे, तो मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के अंतर्गत होंगे। इसमें पीएन जंक्शन की बात किया जाए तो कितने होंगे, तो 3 पीएन जंक्शन होंगे। फिर इसमें डिप्लेशन लेयर की बात किया जाए तो वो कितने होंगे, तो वो भी 3 होंगे। किसी भी डिवाइस में डिप्लेशन लेयर पूछा जाए आपसे तो आप आंसर करेंगे कि उस डिवाइस में जितने पीएन जंक्शन होते हैं उतने ही डिप्लेशन लेयर भी बनती है। अब ऐसे लेयर पूछे कि ऐसे लेयर कितनी होती है, सिर्फ लेयर, ये डिप्लेशन लेयर है, सिर्फ लेयर पूछे तो सिर्फ लेयर आप बताएंगे कितना, 4 बताएंगे। ये सब डायक का एक्स्ट्रा फैक्ट था, आप सब जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ आंसर जो हम करेंगे डायक कर देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कि एक पदार्थ में वोल्टेज के अनुप्रयोग के कारण एक सूचक पॉइंटर से एक दूसरे पॉइंटर तक मुक्त आवेश की शुद्ध गति होती है। इस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहेंगे। देखिए इसमें एक पॉइंटर यहाँ लिया गया, एक पॉइंटर यहाँ लिया गया, तो इसके अंदर देखा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति थी वह काफ़ी थी और शुद्ध गति थी। तो कोई भी
दो मीडियम लीजिए या ये कंडक्टर मान लीजिए, किसी कंडक्टर में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है तो उसी को हम करंट का फ्लो कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा कहते हैं। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, गति होगी, उसके ठीक विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सब जानते होंगे, एम्पियर होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी प्रेरण मोटर को चालू किया जाता है तो रोटर की आवृत्ति होती है। इंडक्शन मोटर को जब चालू किया जाता है तो क्या कंडीशंस होती है कि कहा जाता है, होता भी है कि उसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वह रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। क्यों कि आप सब फार्मूला पढ़े होंगे कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब मोटर चालू की जाती है, यानी ऐसा कंडीशंस होगा जब मोटर खड़ी अवस्था में होगी तो खड़ी अवस्था में स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब इसमें आप गुणा करेंगे तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी होगा ना। यानी इंडक्शन मोटरों में स्टार्टिंग के समय जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और यही चीज पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है आपूर्ति आवृत्ति के बराबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती चली जाती है वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है। अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजन से एक नहीं हो सकता। मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कार्बन कंपोजिशन के द्वारा नहीं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है वह किसके मटेरियल से नहीं बना जा सकता है। अब इसमें देखिए पाउडर कार्बन या ग्रेफाइट, तो वह कार्बन कंपोजिशन है तो इसका तो प्रयोग किया जाएगा। इंसुलेटिंग फिलर का भी प्रयोग किया जाता है, रेजिन पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में सेरामिक रॉड मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर की ड्रिल द्वारा पहले से बनाए गए छेद को आकार देने और परिसंजन के प्रक्रम को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। पहले तो जानिए कि जहाँ पे हमको ड्रिल करना होता है तो वहाँ पे हम निशान लगाते हैं। तो निशान लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फिर पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच में भी आपको एक पंच आएगा 60 डिग्री में, एक आएगा 30 डिग्री में, एक होगा 90 डिग्री में। तो फिर 90 डिग्री वाले पंच को हम क्या कहते हैं, सेंटर पंच बोला जाता है। 60 डिग्री वाले पंच को क्या बोला जाता है, तो इसे हम डॉट पंच कहते हैं। और 30 डिग्री वाले पंच को क्या बोला जाता है, तो इसे हम प्रिक पंच बोला जाता है। तो कोई भी पार्ट्स में अगर ड्रिल करना है तो उसमें निशान हम पंच से मारेंगे। जब निशान आ जाएगा तो उस पर होल आकार देने के लिए हम पहले रीमिंग प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन में सी में दिया गया है रीमिंग, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब पंच का हमने जो एंगल बताया सेंटर का आपको कि 90 डिग्री होता है, डार्ट पंच का 60 डिग्री होता है और प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अपरिवर्तित चाल वाले अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त है, जिसमें मध्य स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, फैन ब्लोवर। कौन सी ऐसी डीसी मोटर है जिसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो मोटर आती है वह डीसी शंट मोटर भी आती है। आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो इसके एग्जाम्पल जो दिया है वहीं से क्वेश्चन ये आसान कर दिया है। जैसे मैं कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और फैन ब्लोवर,
तो एग्जाम्पल ही है शंट मोटर का कि शंट मोटर का इन सब में प्रयोग किया जाएगा। ब्लोअर तो काफ़ी पॉपुलर है, तो यहाँ पे शंट मोटर आंसर हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी डीसी शंट मोटर को बोला जाता है, क्योंकि इसमें टार्क जो होता है वह केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है। अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा मानक ताप पर निर्दिष्ट होता है, तो आमतौर पर वह कितना होता है। तो देखिए, मानक प्रतिरोध जब डिज़ाइन किया जाता है तो उस पर हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। और रूम टेम्परेचर का जो रेंज होता है प्यारे साथियों, वह 23 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच होता है। अब इसी के बीच में जो भी रेंज आएगी आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्यूज का मतलब होता है कि ये लगता कहाँ है, तो फेज के सीरीज में लगता है। ये किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, कैसा होता है, तो ये सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत आता है। रेटेड से थोड़ा सा भी करंट यदि बढ़ती है तो तुरंत इसमें उसमें इफेक्ट होता है और तुरंत पिघल जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। और इसका फ्यूजिंग फैक्टर या कोई भी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। फ्यूज में करंट जो फ्लो होती है वो I = K D के पावर 3/2 होती है। और इसको भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो I = K D के पावर 1.5 भी होता है। ये भी मिलता है, ये भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत के लिए पहला स्टेटमेंट है कि फ्यूज प्रत्येक ब्रांच के प्रारंभ में लगाया जाएगा, बात सही है। फ्यूज को लाइव या फेज वायर के सीरीज में लगाया जाएगा, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब तार के निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज पिघलना नहीं चाहिए, जबकि ये गलत है। निर्धारित रेटेड मान से यदि करंट थोड़ा सा भी अधिक फ्लो होगी तो तुरंत इसको पिघल जाना चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि पिघलना नहीं चाहिए, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा अरेस्टर है। तो देखिए, ये जो अरेस्टर है हार्न गैप अरेस्टर है। इसका हार्न गैप की जो आकृति होती है वो हम मवेशी जैसे गाय या भैंस का जो सींग का आकार होता है, कुछ ऐसा हार्न गैप अरेस्टर का आकृति आती है। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जो आकृति दिखाया गया है वो किसका है, तो वो हार्न गैप अरेस्टर का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, तो बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली से उपकरणों को सेफ्टी प्रदान करता है। जो भी आकाशीय बिजली सर्च आता है तो उसे तुरंत ग्राउंड कर देता है, यानी लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रदान करता है। इसको देखेंगे आप तो सब स्टेशन में और ट्रांसफार्मर के करीब स्थापित किया जाता है। ट्रांसफार्मर के यदि करीब स्थापित किया जाता है तो जो उसकी हाई वोल्टेज की बाइंडिंग होती है उसी साइड इसको स्थापित किया जाता है। और हाई और लो बाइंडिंग आपको जानना होगा, तो जिसकी बुशिंग ज़्यादा बड़ी होगी तो वो हाई वोल्टेज साइड होती है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कि 1956 के IE नियम 79 के अनुसार जहां पे निम्न तथा मध्य वोल्टता लाइन और सर्विस लाइन किसी इमारत के पास से गुजर रही हो, वह क्षैतिज अंतराल कितना होता है। देखिए, क्षैतिज अंतराल पूछा गया है तो वह कितना होता है, तो वह 4 फीट होता है। अगर यही क्वेश्चन ऊर्ध्वाधर अंतराल पूछता तो फिर 8 फीट हो जाता। ये डाटा याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ 36 का पूछा है तो ऑप्शन ए देंगे सही आंसर 4 फीट। ऊर्ध्वाधर की बात करता तो फिर क्या हो जाता, 8 फीट हो जाता।
और ये भी याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको मीटर में भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा कि 1 फीट में मीटर कितना होगा, तो 0.30 मीटर होगा। मीटर में पूछता है तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। अब इसी में गुणा करेंगे तो 0 4 3 12, तो 1.2 मीटर हो जाएगा, मीटर में यही चीज़। और इसमें गुणा करेंगे तो 8 का 24 2.4 के आसपास मीटर में हो जाएगा। चूंकि फीट में पूछा है तो फीट में देंगे, मीटर में पूछेगा तो यहाँ से गुणा करके आप सब बता देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि 33 kV से 66 kV की रेंज में प्रचालन वोल्टेज वाली प्रणाली के लिए किस प्रकार की केबल की आवश्यकता होती है। केबल का रेंज पूछा गया है, तो इसमें रेंज में आप सब देखें तो एक तो होती है LT लाइन, एक होती है HT लाइन, एक होती है ST लाइन, एक होती है EHT लाइन। तो इसमें LT लाइन कितनी होती है, तो 1 किलो वोल्ट की होगी। HT लाइन 1 किलो वोल्ट से ऊपर और 11 किलो वोल्ट तक जाएगी। ST लाइन क्या होगी, 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक हो जाएगी। EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होगी, वो कितना होगी, तो 33 से 66 किलो वोल्ट हो जाएगी। इसके बाद ऑयल फील्ड, गैस फील्ड आ जाते हैं। LT का मतलब है लो टेंशन 1 किलो वोल्ट तक, HT का मतलब हाई टेंशन 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक, ST यानी सुपर टेंशन 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक, और EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक। तो EHT का रेंज इसमें दिया गया है कि 33 से 66। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 33 से 66 किसका है, EHT का एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न टेंशन केबल, लो टेंशन केबल की वोल्टेज सीमा क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया LT लाइन कितना था, 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट मतलब 1 किलो वोल्ट में कितना वोल्ट, तो 1000 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आप सबका एक एक लाइक्स और एक एक कमेंट हमको अगली वीडियो के लिए प्रेरित करता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भरपूर वीडियो को सपोर्ट करेंगे और चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।